भरोसे का नाम है भारत रूस की दोस्ती। 2030 तक दोनों देश 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य लिए चल रहे हैं, जिसके लिए भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा, टूरिज्म, परमाणु से लेकर हेल्थ सेक्टर तक तमाम सेक्टर्स में डील हुई हैं, जो निश्चित तौर पर भारत और रूस की दोस्ती में मील का पत्थर साबित होगा, खासतौर से ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या है भारत और रूस के बीच भरोसे की नींव के मायने, और आज क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, और क्या संकेत दिए हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से, आज हम करेंगे इसी को डीकोड खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत रूस की अटूट दोस्ती में आज एक और अध्याय जुड़ गया, जब पीएम मोदी ने पुतिन के भारत दौरे को लेकर कहा, भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है। ये एक तरफा पहल नहीं है, ये दोनों देशों का एक दूसरे पर मजबूत भरोसे और विश्वास का आधार है। दोनों देशों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है, जिससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाई, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा। आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा, और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पुतिन ने ऐलान किया कि रूस अपने दोस्त भारत को बिना रोक टोक तेल की सप्लाई करता रहेगा। भारत को पहले की तरह सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार भी मिलते रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देने का वादा किया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और रूस ने पिछले साल 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट रखा था, लेकिन अब विश्वास जताया है कि अब दोनों देश समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। तो चलिए समझते हैं कि भारत और रूस के बीच कौन कौन से अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स पर करार हुआ है। इसके अलावा भारत के साथ रूस न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करेगा, तो वहीं रूस के कलुगा में भारत फार्मा फैक्ट्री लगाएगा। रूस में यूरिया प्लांट लगाने के लिए भी भारतीय कंपनियों का करार हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर भी साइन हुआ है। शिपिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लेबर एक्टिविटी, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट पर भी बात बनी है। भारत रूस की अटूट दोस्ती न केवल आर्थिक और कूटनीतिक गलियारे में मिसाल बनेगी, बल्कि 2 दिन का ये पुतिन दौरा दोनों देशों के लिए चौतरफा असर दिखाएगा। साथ ही ग्लोबल मंच पर एक नई भारत साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं कोमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कोमोडोर सिंह सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बग्गा सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही है सर भारत रूस की दोस्ती के? तो बहुत सारे मायने निकल रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा संकेत टटोला जा रहा था, दूर बैठे अमेरिका में क्या चल रहा होगा, वहां तक क्या संदेश गया है सर? होपफुली कुछ संदेश गया है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना रहे थे बिल क्लिंटन के टाइम से कोशिश चल रही थी, या बोले रोनाल्ड रेगन को जब राजीव गांधी मिले थे, कोशिश रही थी कि अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध रहे। उनको काफी हद तक ट्रंप ने क्षतिग्रस्त किया अपने 1 साल से कम के कार्यकाल में। तो होपफुली कुछ संदेश गया होगा। बट रूस तो भारत का बहुत पुराना मित्र है। कमोडर साहब हैं, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं नेवी के, और जो वरिष्ठ सैनिक हैं नेवी के उस टाइम के 60s से लेकर 70s में जो रूस ने भारत की मदद की, और स्पेशली सन 71 की लड़ाई में जो रूसी आर्मी के 2 डिवीजन बैठे थे चीनी बॉर्डर पे, तब चाइना सिक्किम के रास्ते भारत आने की का दुस्साहस नहीं किया उन्होंने बांग्लादेश की जंग के टाइम। तो रूस और भारत तो बहुत घनिष्ठ संबंध है और टाइम टेस्टेड है।
तो और ये यूक्रेन में भी हमने देख लिया जब यूक्रेन का पूरा मसला शुरू हुआ और भारत ने अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रखा और बिल्कुल हमने रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें डिफेंस के लिए ट्रांसफर्स मिलेंगे नो हाउ के, और साथ में जो बातचीत हुई एनर्जी पे, न्यूक्लियर पे, फर्टिलाइजर्स पे और एग्री कमोडिटीज पे, फार्मा पे, भारत फार्मा प्लांट्स लगाएगा रशिया में। तो द्विपक्षीय बातचीत हुई और पार्टनर्स की तरह बातचीत हुई। ये बहुत डिफरेंस है। जो अमेरिका एक यूनिलैटरली पूरे विश्व पे, जैसे ट्रंप ने लिबरेशन डे अपना बोलते हुए इतने टैरिफ लगा दिए थे और अभी भी भारत पे 50% के टैरिफ हैं, ये बातचीत हुई दो पार्टनर्स के बीच में। ये बहुत डिफरेंस था दीपक जी। एब्सोल्युटली सर, ये बड़ा डिफरेंस था। लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अब उनकी टीम भी यहाँ पर आ रही है, तो क्या ये बैठक, ये यात्रा पुतिन की कुछ बड़ा डिफरेंस लेकर के आ पाएंगी? करुणा शंकर उपाध्याय सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ज़रा जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर अब बताइए सर। बिसात जो हैं, क्या पासे इधर उधर हुए हैं? कुछ नई समीकरण, रणनीति उभरते हुए आप देख रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अमेरिकन टीम भी भारत आने वाली है, तो उनके मन मस्तिष्क पर पुतिन के इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि हम आपके दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हमारी अपनी सामरिक स्वायत्तता है। हम आपके रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन रणनीतिक साझेदारी जो है एक तरफा नहीं चलेगी। उसके लिए आपको भी हमारी शर्तों पर आना होगा और व्यापारिक जो बाधाएं हैं उसको आपको ट्रेड डील जल्दी करनी होगी, दूर करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हम कहीं न कहीं वैकल्पिक मार्ग चुन रहे हैं, वैकल्पिक रास्ता तलाश रहे हैं और हम नए नए बाज़ार खोल रहे हैं। इस दृष्टि से रूस का बाज़ार हमारे लिए एक बड़ा बाज़ार बन सकता है। उसकी तरफ भी इस समझौते में आपने देखा ध्यान दिया गया है। एक और बड़ा जो इसमें संकेत निहित है इस पूरे समझौते में, आप देखेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लगी होगी, जो 11,000 टन की होगी, जिसे भारत 3 बड़ी सबमरीन बनाना चाहता है। अरिहंत क्लास की 4 सबमरीन के अलावा जो हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस की दृष्टि से परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को अपार सीमाओं तक ले जाएगी। तो उसमें रूस मदद करने के लिए तैयार है। तो यह एक बड़ा संकेत था। दूसरा, भारत अपने नौसैनिक अड्डों और नौसेनाओं के युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर चाहता है, जो छोटे हैं। BARC ने बनाया भी है, लेकिन हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, तो उसमें रूस मदद करने को तैयार है। तो इस दृष्टि से भी इसका अच्छा संकेत है। और आज अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट तो आ ही गया है कि अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर यह दबाव आया है कि उनके हाँकने से विश्व व्यवस्था अब नहीं चलेगी। एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हो रहा है, जिसमें भारत है, रूस है, चीन है। ये सब देश एक बड़ी भूमिका अदा करने की स्थिति में आ गए हैं। अब केवल अमेरिका और नाटो के कहने पर यह विश्व चलने वाला नहीं है। यह संदेश हमने दे दिया है। एब्सोल्युटली सर। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, यूएस को अनरिलायबल और चीन को हॉस्टाइल मानते हुए रूस के साथ जो हम ये कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके अपने जोखिम भी होंगे सर, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है इस वक्त तो बड़ा तटस्थ रहा है। तो वो तटस्थता कहीं इधर उधर तो नहीं हो रही है सर? उसका कोई जोखिम? सबसे पहली बात तो ये कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी साफ तरह से कहा कि भारत की जो तटस्थता है उसको अंग्रेजी में न्यूट्रलिटी ना समझा जाए, क्योंकि हमारी प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी है और हम ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हैं, पर हम शांति के साथ हैं। हमारी वोट जो है, हमारा ध्यान है शांति स्थापित करने की ओर है। ये उन्होंने साफ कर दिया पश्चिमी देशों के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई भी देश इस तरह से नहीं कि बिल्कुल भरोसेमंद बन जाता है या दूसरा देश बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होता है। थोड़ा उसमें एक तरह से मिक्स होता है। कभी कहीं किसी बात पर भरोसा बनता है, कभी कहीं किसी बात पर भरोसा कमजोर हो जाता है। तो फिलहाल आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 4 साढ़े 4 साल से लगातार हालांकि थोड़ी कोशिशें हैं बातचीत आगे बढ़ाने की,
पर चीन के साथ थोड़ा तो तनाव चल रहा है, और हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका से भी तनाव चल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में लगता है कि भारत को ये एक प्रदर्शन करने की अवसर मिला कि दोस्त देश भी हैं भारत के, जो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये शिखर वार्ता बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा अवसर भी रहा। यदि हमें 2 या 3 चीजें ढूंढनी हो कि इसमें क्या हमने पाया, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चिंता थी कि जो व्यापार भारत का अचानक बढ़ा है, 8 अरब डॉलर से 68 अरब डॉलर हो गया, वो एक तरफा हो गया क्योंकि उसमें सारा कच्चे तेल का आयात है, और उस कच्चे तेल पर नजर है राष्ट्रपति ट्रंप की, और वो टैरिफ लगा रहे हैं जी। उस पर बातचीत और समझ साझा हुई कि उस पर भरोसा बना रहेगा। यदि तेल को लेकर चिंता होती है तो गैस, एलपीजी, एलएनजी को लेकर, कोयले को लेकर, और सबसे बड़ी बात परमाणु ऊर्जा को लेकर रूस और भारत लगातार तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे, ताकि जितनी बड़ी जरूरत भारत को ऊर्जा की होने वाली है वो भरोसे से हमें मुहैया होती रहेगी। दूसरी बात, डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर हम अक्सर बात करते हैं, उसमें भी आप देखें कि रूस का जो हिस्सा भारत के आयात में है वो कम हुआ है, 70 से 36% हो गया। रूस का पूरे विश्व में जो निर्यात है उपकरणों का, रक्षा उपकरणों का, वो भी कम हुआ है। तो प्रतिस्पर्धा में उन उपकरणों को कैसे कंपेटिटिव बनाना है, उसके लिए 20-25 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि न केवल आयात निर्यात हो, बल्कि उसमें संयुक्त शोध हो, संयुक्त विकास हो, उत्पादन हो, और संयुक्त निर्यात भी हो उसका। और उसमें आपको ब्रह्मोस अक्सर उसकी बात होती है कि बहुत बड़ी एक तरह से उदाहरण है, उसको किस तरह से फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में हम किस तरह से साझा अपनी कोशिशें करेंगे, हिस्सेदारी बनाएंगे, उस पर समझ साझा हुई। और तीसरी बड़ी जल्दी से बात कहूंगा कि उसमें अपने जो ताल्लुकात हैं दोनों देशों के, ऊर्जा और ये एनर्जी से बढ़ाकर व्यापार को ब्रॉड बेस कैसे करना है, नए नए आयाम कैसे बनाने हैं। इसलिए आप देखें 36 संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें रक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, आर्थिक संबंधों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, एकेडमिक, कल्चर, मीडिया, ये सब चीजों पर, ताकि रिश्ते जो हैं वो हिस्सेदारी ब्रॉड बेस हो, ताकि कोई एक ऐसा क्षेत्र ना हो जो यदि संकट में आता है तो पूरे आपस में हिस्सेदारी पर खतरा बने। तो ब्रॉड बेस करने की जो कोशिश है, इसीलिए आप देखें 70 पैराग्राफ का हुआ ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी आया है। तो ये ब्रॉड बेस करने की जो एक संदेश है, और उसमें अगले 5 साल के लिए सीधा उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक दस्तावेज तैयार किया है कि किस तरह से उसमें ज्वाइंट संयुक्त उत्पादन हम करेंगे मिलकर, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या फार्मास्यूटिकल हो। एब्सोल्युटली सर, दोस्ती का ये दस्तावेज कई बातें कह रहा है सर। जल्दी से कोमोडोर सर, जीजे सिंह सर, आपके पास आ रहा हूँ। चीनी मीडिया में सर लगातार चल रहा है कि पुतिन एक्चुअल में खेल कौन सा खेल रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पुतिन की जो नज़दीकियाँ हैं चीन के साथ, वो हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहती हैं। बट कितना हम सर उसको ऑफसेट कर पाए, और सुखोई 57 S-500 को, क्योंकि पीएलए के खिलाफ भी बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उस दिशा में आज की जो समिट्स की जो हाइलाइट्स हैं सर, वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो दीपक। वेलकम सर। और कमिंग टू द मीटिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द स्टेट, अपने पुतिन साहब और मोदी साहब की जो शिखर वार्ता हुई है, मैं समझता हूं कि इसका जो मैसेज वेस्ट की तरफ, खास करके अमेरिका को गया है, वो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि टैरिफ वॉर से, सिर्फ पैसे की बात से व्यापार नहीं होता है। व्यापार के लिए एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। व्यापार के लिए मोदी जी ने ये बता दिया है दुनिया को कि संस्कृति, सभ्यता भी मैटर करती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है अमेरिका को, क्योंकि जिस तरीके से हमारा अभी उनके साथ ट्रेड बढ़ेगा, और जैसे ये समझौते हुए हैं, उनमें से एक समझौता तो मैं समझता हूं गेम चेंजर निकला है, वो है चेन्नई व्लादिवोस्टोक का कॉरिडोर की, जो हम अभी चालू करने वाले हैं, चलाने वाले हैं। क्योंकि
कभी भी दुनिया के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया, भारत और रशिया इस रूट से भी व्यापार कर सकते हैं। मैंने ये दोनों, एक तो यूरोप की तरफ से जाता है, हम इंडिया से निकलते हैं तो रेड सी से होते हुए सुएज कनाल क्रॉस करके मेडिटेरियन में और उसके बाद अटलांटिक में एंटर करते हैं और फिर नॉर्थ ऑफ यूरोप से जाते हुए रशिया में जाते थे। मगर ये जो नया एक विजन निकाला है, ये किसी ने सोचा नहीं था भाई, क्योंकि अभी हम सिर्फ बे ऑफ बंगाल क्रॉस करेंगे और उसके बाद सिंगापुर, मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए आप साउथ चाइना सी में घुस गए, कोरिया और ऊपर जापान सी के होते हुए व्लादिवोस्टॉक, जिसके साथ 16 दिन का फर्क पड़ता है। कम हो गए हैं, नहीं तो 40 दिन लगते थे, अभी 20-22 दिन के अंदर हम व्लादिवोस्टॉक तक जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी गेम चेंजर जो विजन था, प्लान था, ये दुनिया ने नहीं सोचा था। मैं जो दोनों रूट कर चुका हूं अपने नेवल कैरियर के अंदर जी, और इसके साथ यूरोप और वेस्ट को एक बहुत ही धक्का लगा है, इम्पैक्ट मिला है, मैसेज गया है, खास करके अमेरिका। राइट सर। क्योंकि जिस तरीके से हम हर सेक्टर के अंदर, जैसे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे, फार्मा हो, यस सर। फार्मिंग हो, लेबर हो, मेडिकल हो, हेल्थ केयर हो, डिफेंस, डिफेंस, वो सबसे बड़ी आती है। तो ये जो इतने सेक्टर, ट्रेड जो हमारा उनके साथ बढ़ जाएगा, 100 बिलियन तक चला जाएगा। और ये विजन जो आप बता रहे थे 2030 का, हाँ, ये विजन के अंदर जो प्रोग्रेस होगी, जो इस रूट के ऊपर खुशहाली और आबादी एब्सोल्युटली सर। होगी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि यूएस को एक बड़ा संदेश गया है। मैं बग्गा सर आपके पास क्विकली आऊँगा। अब वही बात आ रही है कि अब टीम अमेरिका की भारत आएंगी, उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होगा, आपका आकलन क्या है सर? देखिए दीपक जी, मैं एक आवाज रहा हूँ आपके शो पे, जो मैं कहता रहा हूँ बीटीए नहीं होगा अमेरिका से, जी, और थोड़ी खामियां हमारे में भी रही हैं, जो हमारे नेगोशिएटर रहे हैं उनके पक्ष से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। और ओवरऑल देखें तो यूएस के साथ यूएस का जो रवैया रहा भारत में, कि भारत को सिंगल आउट करके टर्की ज्यादा खरीदता है हमसे, चीन ज्यादा खरीदता है रशियन सामान, यूरोप अगर देखें, यूरोप का जो ट्रेड है अभी भी रशिया के साथ सीधा ट्रेड भी हमारे से ज्यादा है, और छुपा हुआ ट्रेड जो उनका 1000% बढ़ गया, उनका ट्रेड कजाकिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, वहां पे ऐसे कंज्यूमर नहीं पैदा हो गए एकदम से यूरोपियन माल खरीदने वाले, वो सब माल रशिया को जा रहा है, हंगरी का। इन सब को ट्रंप ने फ्री पास दे दिया, भारत को, केवल भारत को सिंगल आउट किया, जो मैं कहूंगा हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा फेलियर मैं कहूंगा। और साथ में अमेरिका को क्या हुआ समझ नहीं आया, जो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट था इंडिया के साथ, अपने ही दोस्त के ऊपर उन्होंने वार कर दिया। तो ये हमने काफी हानि खाई है। ऐसा नहीं है कि एक टीम आ जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा, इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला। ये है कि थोड़े जो रेड लाइंस थे हमारे, बिहार इलेक्शन हो चुका है, पहले भी मैंने आपको कहा था बिहार हो जाने दीजिए। अब सरकार के पास पॉलिटिकल कैपिटल है थोड़ा बहुत इसको करने में, पार्लियामेंट सेशन में है, कुछ अनाउंसमेंट अगले हफ्ते आने नहीं वाली जब तक पार्लियामेंट के फ्लोर पे ना उसको लेके जाया जाए। बातचीत होगी, और ट्रंप जब तक खुद नहीं आते भारत, वो आपको एक लीडिंग इंडिकेटर देगा। अगर फरवरी में अनाउंस हो जाए ट्रंप आ रहे हैं भारत, ये पुतिन का देखने के बाद अगर आ जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि कुछ करार है। बट बीटीए बिल्कुल नहीं होने वाला, छोटा मोटा एक ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा जिसपे ट्रंप कभी भी पीछे से फेरबदल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बिटर लेसन मैं कहूँगा भारत के लिए रहा। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी काफ़ी बिटरनेस है इसके बारे में, कि जिस तरह से ट्रंप का रवैया रहा भारत की तरफ। और तीसरी बात यह है कि पुराना दोस्त रशिया काम आ रहा है, काम आएगा। लोग कह रहे हैं कि अब रशिया चीन पे बहुत निर्भर हो गया है,
तो कितना आप रशिया पे डिपेंड कर सकते हैं? एंड में तो भारत अकेला ही खड़ा है। हमें खुद सक्षम होना है और खुद हमें रहना है। बट रशिया के 1500 जो न्यूक्लियर हैं, ऐसा नहीं है कि चाइना कल को रशिया को खदेड़ सकता है। तो हमारा दोस्त रशिया, उसके साथ संबंध तो जारी रखेंगे, अमेरिका के साथ फिर से बनाने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। और जो आपने कहा कि हमें खुद अब करना होगा आगे, बट डॉक्टर उपाध्याय सर, दोस्ती तो बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और दोस्ती के नए नए आयाम आ रहे हैं, बट जो हमारा परंपरागत रूप से भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है रूस, जी, वो क्या बना रहेगा भविष्य में? देखिए, अभी भारत सरकार स्वयं प्रयास कर रही कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत और उसको पुतिन ने समर्थन भी दिया। हाँ, सारे हथियार बनाए जाएं। इसलिए अब अगर रूस से कोई भविष्य में सौदा होता है, भले S-500 का ही क्यों ना हो, जिसकी संभावना है, तो उसका निर्माण निश्चित रूप से भारत में ही होगा। दूसरी बात यह है कि भारत अनेक विकल्प देख रहा है। वो अपने हथियारों में विविधता चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि चीनी हथियारों के समकक्ष उसके हथियार रहे। भारत चाहता है कि भारत के हथियार सुपीरियर रहे। इसलिए हमने अमेरिका से भी जेट इंजन की, बड़े पैमाने पर फाइटर जेट इंजन की डील की है। हम सैफरान को भी बुला रहे हैं, जो लगभग 1000 से ज़्यादा जेट इंजन जो है बनाकर देगा। और हमारा जो तेजस MK2 और AMCA है, वह 5वीं पीढ़ी का लगभग सर्वोत्तम विमान माना जा रहा है। तो हमारा पूरा का पूरा जोर इस पर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने और हथियारों के आयातक देश से हथियारों के निर्यातक देश के रूप में अपने आप को आगे ले जाएं। दूसरी बात यह है कि हिंदी चीनी भाई भाई तो कभी नहीं थे, लेकिन अगर कहा जाए कि हिंदी और रूसी भाई भाई हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों देश पिछले लंबे समय से एक दूसरे के विश्वस्त मित्र हैं और कठिन समय में एक दूसरे के काम आते रहे हैं। जी सर, भविष्य में भी आते रहेंगे। एब्सोल्युटली। जैसे ही अमेरिका को यह बात समझ में आती है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है, एक बड़ी शक्ति बन चुका है और बन रहा है, और उसके साथ हमारा व्यवहार कहीं न कहीं बदलना होगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अमेरिका के दबाव के बावजूद हमारी विकास दर पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा निर्यात जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन विकास दर यथावत और ऊपर चली गई। आपने देखा 8.2 तक चली गई। तो इस कारण से जो है अमेरिका भी इस पर करने के लिए करेगा, मजबूर होगा। बिल्कुल सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्विकली सर, बट जो रूस और चीन का जो दोस्ती है, जो प्रगाढ़ता है, वो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से जब पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे होंगे, कुछ ना कुछ चर्चाएं हुई होंगी, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भी, तो वो ये वाला पक्ष कैसे हम हैंडल करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले जब भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की बात करता है, तो रूस को भी पूरा अधिकार है कि वो किस देश से किस तरह से अपने रिश्ते रखेगा, क्या हिस्सेदारी बनाएगा। उसका प्रभाव भारत पर जरूर पड़ेगा। आपने उदाहरण चीन की दी है। चीन और रूस का आपसी व्यापार भारत और रूस के व्यापार से आज 3 गुना है। हालांकि भारत का व्यापार पिछले 4 सालों में 8 अरब से 68 अरब पहुंच गया है, तब भी चीन और रूस का व्यापार जो है वो 3 गुना है। और दूसरी बात, भारत और रूस का व्यापार एक तरफा हो चुका है। भारत केवल 5 अरब डॉलर का निर्यात करता है, बाकी 64 अरब डॉलर का, 63 अरब डॉलर का वहीं से भारत को निर्यात होता है। चीन और रूस का बिल्कुल संतुलन है। रूस 129 अरब डॉलर व्यापार करता है चीन के साथ, और चीन 119 अरब डॉलर का निर्यात करता है रूस को। उसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है कि किस किस चीज पर आयात निर्यात होता है, वो भी बहुत फैला हुआ है। चीन का सबसे बड़ा निर्यातकारों का है केवल 11 अरब डॉलर का। 119 अरब डॉलर में सबसे बड़ी जो चीज जाती है वो ये है 11 अरब डॉलर की। तो हमारा व्यापार आप देखें, केवल कच्चा तेल 53 या 54 अरब डॉलर का हम खरीदते हैं रूस से। तो चिंताएं हैं, कुछ विषय हैं जिन पर ध्यान दिया गया होगा इस शिखर वार्ता में। इसीलिए अलग अलग नए क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाने की आपने देखा। वक्त की कमी है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। क्विकली मैं फाइनल रिमार्क ले लेता हूं कमोडोर जीजे सिंह सर का। सर, क्या अगर सीधा सीधा सम अप करें तो चीन को ये संदेश गया होगा सर क्या, कि रूस पूरी तरह से उसके कैंप में नहीं है?
नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे मैं देखता हूं, हमारा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड रिलायबल फ्रेंड जो है, दोस्त है, वो रशिया है। जी। दूसरे हाथ पे जो सबसे अनरिलायबल और अनट्रस्टवर्दी दुश्मन है, जो देश है, वो है चाइना। अब हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं और रशिया उसको कैसे बैलेंस करता है, कैसे, ये दोनों देशों के लिए एक चैलेंज रहेगा। राइट सर। दूसरी बात ये कि जब वेस्ट अमेरिका की बात आ जाती है तो मैं कहूंगा कि हमारे रिश्ते उनके साथ वैसे के वैसे ही हैं, पीसफुल हैं, जो इस मीटिंग से पहले के थे। हमने लकीर को काटा नहीं, हमने लकीर को लंबा कर दिया। ओके। जो पहले लकीर थी लगी हुई, उसको लंबा कर दिए, जितने हमने। मुझे लगता है सर कि आपके इस स्टेटमेंट से बेटर कुछ सार हो नहीं सकता इस चर्चा का। अगेन सॉरी, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि आज वक्त की कमी रही, लेकिन आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर बातचीत के लिए। कोमोडोर जीजे सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय बग्गा सर, आपके समय के लिए।